वर्तमान में में अति आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा निवेदन रहेगा आज के विशिष्ट वक्ता पिनाकी दास जी गुप्ता से। इस आभासी मंच पर सादर आमंत्रित हैं पिनाकी दास गुप्ता। आप नई दिल्ली से हैं, एक स्वतंत्र पेशेवर हैं। पिछले 19 वर्षों से आप प्रोसेस इंजीनियरिंग, औद्योगिक सुरक्षा और स्थिरता पर काम कर रहे हैं। पर्यावरणीय चुनौतियां एवं सामुदायिक समुदायों संस्कृतियों के साथ आपका काम करने का विशेष जुनून है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान, क्षमता निर्माण, तकनीकी परिस्थिति, युवाओं, सरकार और तमाम संगठनों के साथ आप काम कर रहे हैं। आपका विस्तृत अनुभव है। वर्तमान में ग्रामीण विकास केंद्र आईआईटी दिल्ली से आप पीएचडी कर रहे हैं और मान्यता प्राप्त पर्यावरण परामर्श संगठनों के लिए आप विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहे हैं। यूएनईपी सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मंचों पर आपकी वार्ताएं और प्रस्तुतियां हैं। सर, आपका गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोधपीठ द्वारा आयोजित इस चतुर्थ तकनीक सत्र में विशिष्ट वक्ता के रूप में हार्दिक स्वागत है। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं अपने विशिष्ट वक्तव्य के लिए। डॉक्टर पिनाकी दास गुप्ता जी। राम स्वरूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और थैंक यू फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। और प्लीज अलाउ मी टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है आप लोगों की तरह, तो आपसे माफी मांगता हूँ हाथ जोर से। और प्रोफेसर सिंह साहब और एसआरबी मूर्ति सर का, प्रोफेसर गंगाराम सर का और डॉक्टर गहलोत से आशीर्वाद लेके मैं अपना प्रेजेंटेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, 1 मिनट का। हाँ, शायद ये प्रेजेंटेशन आप सबको दिख रहा है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, ये प्रेजेंटेशन आप सबको दिख रहा है? रामस्वरूप जी, क्या ये दिख रहा है प्रेजेंटेशन? Yes, it is visible, sir. ओके, थैंक यू सो मच सर। सो आपने बहुत दिग्गजों और लुमिनरीज को सुना, मैंने भी सुना गत 1-1.5 घंटे से, और ये जो इनका ज्ञान का एक प्रभाव है वो मेरे लिए भी एक चुंबकीय शक्ति की तरह था। और मैं एकदम मतलब अमेज्ड हूँ कि इतना कुछ ज्ञान हमारे इस कम्युनिटी में है, और मैं बहुत खुश हूँ आप सबको सुन के। तो आज मेरा जो टॉपिक है थोड़ा सा ब्रॉड में है, थोड़ा सा इंटरनेशनल लैंडस्केप के बारे में है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और हमारे देश में बाकी जो फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बीओज जिसे कहते हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बताना चाहूँगा। तो आपको ये सबको पता है कि ये जो 10 साल है ये यूनाइटेड नेशन का इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का डेकेड घोषित किया गया है। इसमें आप देख सकते हो कि 8 टाइप के इकोसिस्टम क्लासिफाइड है। मैं सबका नाम नहीं लूंगा, ये प्रेजेंटेशन आप सबके लिए अवेलेबल रहेगा अगर ऑर्गेनाइजर चाहते हैं तो। और इसमें 10 एक्शन है। इसमें 10 एक्शन में पैसे की भी बात किया है, प्रोजेक्ट की भी बात किया है, और जैसे सिंह साहब ने बताया हैव एंड हैव नॉट्स, और जो एक एनवायरमेंटल डैमेज कॉस्ट उसके बारे में बात किया है। और दूसरी बात यह है कि फ्यूचर जनरेशन जो यूथ है उनको भी एंगेज करने की बात की गई है। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में जाता हूँ। इस प्रेजेंटेशन जो आज मैं कवर करूंगा उसमें वी विल कवर कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट की हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पर्यावरण की क्या महत्वता है, और उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे हमारे देश के चैलेंजेस के बारे में, और बाकी फिर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि जो हमारा एक कार्यक्रम हुआ 4 महीनों में जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का अर्थ काउंसिलर प्रोग्राम है, जिसमें कि कल आप ममता जी को भी सुनेंगे, हमारे बिश्नोई समाज से उनको फेथ बेस्ड काउंसिलर का एक आप बोल सकते हो एक किताब मिला हुआ है, या आप एक मोटिवेशन मिला हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा।
तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये, और मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, बेसिकली आपको ये जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरनमेंट को हर तरीके से प्रोटेक्ट करने की बात की गई है, और ये एक मतलब इंडिविजुअल के लिए भी उतना ही वैलिड है जितना कि एक स्टेट और गवर्नमेंट के लिए। तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी में हमें बताया गया है कि जो हमारे पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, और उसमें कंपोनेंट्स है फॉरेस्ट लेक्स, उसको बचाने का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक सिटीजन के ऊपर है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, रूल है, एनवायरमेंटल पॉलिसीज है जो कि 2006 में आया है। ये सब चीजें ऑलरेडी है। उसके बाद हमारा, आपको पता है कि स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जैसे आपका राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा, और उस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। तो इस तरह से है। अब इंडिया का डिस्ट्रेस थोड़ा देखते हैं कि हम क्यों ऐसे बात कर रहे हैं। आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं, लेकिन मुझे क्या लगता है कि जो मैंने सुना 1-1.5 घंटे में, और मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि बिश्नोई के लिए हर एक दिन एनवायरमेंटल डे होता है। उसके लिए कोई एक दिन मनाने की जरूरत नहीं है। वो हर दिन अपने गुरु के फिलॉसफी से चलते हुए हर दिन अपने तरफ से कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट के लिए करते हैं। और अगर नहीं भी करते हैं, लेकिन क्यूमुलेटिव जो इफेक्ट है वो बहुत हेवी है। और ये इसके लिए मैं सराहना करता हूँ बिश्नोई कम्युनिटी के और उनके जुड़े हुए सारे स्टेक होल्डर्स के। तो इंडिया का डिस्ट्रेस आप देख सकते हो। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो हम सुनते हैं कि पानी का है, तो 600 मिलियन मतलब 60 करोड़ लोग वाटर स्ट्रेस में हैं। और उसके बाद हमारे देश में अभी तो कोविड चल रहा है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे लोग जो वाटर बॉर्न डिजीज है, बच्चे हैं, दे हैव बीन अफेक्टेड। सो अब आते हैं, और मैं जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम का भी थोड़ा अंदाजा है कि आप लोग सुबह से सुन रहे हैं हम लोगों को। तो इसमें जो है आप ये देख सकते हो कि 18th सेंचुरी से 21st सेंचुरी का जो जर्नी है वो मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की। और 18th सेंचुरी का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? बिश्नोई समाज और उनके जो एक्ट है, जो प्रोटेक्शन का जो एक उन्होंने उदारता दिखाई थी विमेन ने, तो वो एक एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल है हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज में उसके लिए। और इसको हमें आगे भी बढ़ाना है। और उसके बाद धीरे धीरे हम 19th-20th सेंचुरी में आते हैं, तो हम देखते हैं कि अलग अलग जो फेथ है, लीडर्स है, वो लोग अपने आप में भी काम करते हैं। वी वर्क ऑन पीस, वी वर्क विथ ग्लोबल विजन्स, देन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी आए हैं। अब जो है हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए हैं, जिसमें 17 टारगेट्स है, 169 टारगेट, 17 गोल्स है, 169 टारगेट्स हैं। और इसके हिसाब से हम मल्टीफेथ कॉपरेशन की भी बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपैशन एंड ट्रस्ट। और आज के संगोष्ठी से भी ये क्लियर हुआ है कि हमें ग्राउंड में काम करना पड़ेगा। हाँ, अभी तो चलिए लॉकडाउन है, सिचुएशन ऐसी है, लेकिन जब तक हम इसको कैंपेन के हिसाब से और इसको एक प्रोजेक्ट के हिसाब से नहीं लेंगे, तब तक हम लेट हो चुके होंगे। ये एक मैप है जिसमें आप देख सकते हो कि भारत में कितने लोगों ने, कितने संस्थाओं जो फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, FBO कहते हैं जिसको, जो कि अपने रिलीजियस स्टडीज को और एनवायरमेंटल को जोड़ते हैं, उन्होंने कहाँ क्या रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगा रखा है। सब जगह है, जैसे माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज का है और भी लोगों का है। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि 1 मिलियन पाउंड का इनका सेविंग्स है। और ये जो एनुअल CO2 रिडक्शन की हम बात करते हैं, आज जो हम बात करते हैं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर को रखना है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को, और वो खतरे में है अभी। तो उन्होंने जो सोलर पावर लगाने से 350 टन कार्बन डाइऑक्साइड बचाया है, और 1999 से ये चल रहा है।
इसी तरह से हम देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने डिफरेंट सेक्टर में काम किया है। जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में टेम्पल्स या गुरुद्वारे में ये काम होता है कि वो लोग कंपोस्ट करते हैं अपने फ्लावर्स को या लेफ्ट ओवर फूड को। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में गोवर्धन इको विलेज एक जगह है महाराष्ट्र के से 100 किलोमीटर, मुंबई से 100 किलोमीटर दूर वाड़ा में, उन्होंने एक बायो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी लगा रखा है। एंड देन काफी प्लांटेशंस की अभी बात हुई है, तो प्लांटेशंस में भी काफी ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो एक्सपर्ट्स आपने सुना है, मैं उन्हीं को थोड़ा सा रिफ्रेश करने की कोशिश करूंगा कि प्लांट जस्ट मियर प्लांटेशन डज नॉट probably count towards the ecosystem restoration, but nurturing it over time, जो आप उनका देखभाल करते हो अपने पेड़ पौधे का, वो एक बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है। जैसे कि हम छोटे बच्चों को ध्यान रखते हैं, वैसे ही जो हम पौधे लगाते हैं उनको भी अगर हम एक छोटा बच्चा समझे और हम उनको 2-3 साल तक थोड़ा नर्चर करें, तब जाके हम इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का थोड़ा सा पार्ट हम एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद वाटर में भी हम देख सकते हैं, जैसे पंजाब में संत सीचेवाल जी का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने काली बेन जो रिवर है, वो जो 100 से भी ऊपर किलोमीटर का है, उन्होंने उसको रिस्टोर किया। उन्होंने एक सिंपल सा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी भी अपने गांव में बनाई। तो इस तरह से काफी लोग जो है काम करते हैं। हमारे देश में सेक्रेड ग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। विश्नोइज कम्युनिटी में भी सेक्रेड ग्रोव्स का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और वाइल्ड लाइफ का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस विश्नोई कम्युनिटी से ही आता है। हम लोग जो इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज में, वो ऑन एनवायरमेंटल प्रोडक्शन, स्पेशली वाइल्ड लाइफ ट्रेड और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन में, वो विश्नोइज फिलॉसफी से ही आता है, गुरुजी के फिलॉसफी से ही आता है। सो अब मैं आगे चलता हूँ तो हमारे प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि जो ये फेथ फॉर अर्थ काउंसिलर प्रोग्राम था, वो यूएनएफ और यूआरआई जो यूनाइटेड रिलीजन्स इनिशिएटिव है, उनसे उनको कंबाइन करके बनाया था विद द पार्टनर्स रिलीजन वर्ल्ड और सृष्टि। ये 2 संस्था थी जो पार्टनर के तरीके से काम करती थी, और ये 4 महीने का प्रोग्राम था। इसमें हम लोगों ने 100 से अधिक जो फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिलीजियस स्टडीज और एनवायरमेंटलिज्म में काम करते हैं, उनसे हम लोगों ने डेटा लिया कि वो क्या काम करते हैं, उन्होंने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में सुना है कि नहीं। तो ये 4 फेज में था, और सबसे पहले ऑनलाइन सर्वे में हम लोगों को वी गॉट 71 रिस्पॉन्सेज आउट ऑफ द 100 पीपल वी रीच्ड। एंड हम लोगों ने उसके बाद एक इको थियोलॉजी का ट्रेनिंग भी दिया, जिसमें हम लोग जो है यूएनएफ की तरफ से, सृष्टि अपने उनके पार्टनर की तरफ से, जो एफबीओज है, उनको बताने की कोशिश की कि आपके जो रिलीजियस फिलॉसफीज है उसको आप साइंस के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। जो अभी संगोष्ठी में भी काफी लोगों से आपने सुना होगा कि साइंस एंड रिलीजन कैन को एग्जिस्ट टुगेदर, और वो दे आर 2 different hands of the same body. So science and faith can have also an impact on communities. अगर हम ठीक से उसको यूज करें तो एक कम्युनिटी के ऊपर इम्पैक्ट भी रहता है। और यूथ जो है वो नॉर्मली हम देखते हैं, जो यंग जनरेशन है वो फेथ को लेके थोड़ा हेजिटेंट होते हैं कि अच्छा मैं अपने फेथ को एम्पलीफाई नहीं करेंगे क्योंकि सो environment is something which can be a kind of a spark for connecting faith with youth. ये स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सेज आए, 71 रिस्पॉन्सेज आए, वो एसडीजीज का उनका प्रायोरिटी क्या था। और आप ये देख सकते हो कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को दिया गया, एंड क्लाइमेट एक्शन को दिया गया, जो आज का एकदम बर्निंग टॉपिक है, क्लाइमेट एक्शंस। और ये एक्शन वर्ड जो है, ये जो मेरे प्रीवियस स्पीकर्स हैं उन्होंने भी काफी स्ट्रेस किया कि हमें नॉट ओनली पॉलिसी लेवल पर बट कम्युनिटी एंगेजमेंट लेवल पर भी बहुत काम करना होता है। तो क्लाइमेट एक्शन इज वन ऑफ द प्रायोरिटी एसडीजीज व्हिच द
the faith-based organization gave us. और एक और जो चीज है वो आप ये देख सकते हो कि जो लाइफ बिलो वाटर है उसको बहुत ही कम वोट मिले, मतलब 10% के करीब। तो इसका मतलब ये भी है कि एज ए कम्युनिटी, एज ए नेशन, we have to enhance our knowledge about the water bodies, about the flora and the fauna inside the water bodies, and also in terms of the ocean ecosystem. तो ये लाइफ बिलो वाटर जो है ये अभी भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एरिया में आएगा, और इसके हिसाब से हम लोगों ने फिर फोकस इंटरवेंशन आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है कि जो अभी इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं इंडिया में, उनका सबसे बड़ा प्रायोरिटी क्या है। अगेन क्लाइमेट क्राइसिस है, आपको पता है कि 3 प्लानिटरी क्राइसिस यूएन रिकॉग्नाइज करता है, पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट क्राइसिस जो है उसमें से टॉप है, और वेस्ट मैनेजमेंट में अभी बहुत काम बाकी है। तो मैं लास्ट स्लाइड है ये मेरा, और इसमें मैंने कोशिश किया है कि कुछ सजेशंस करने के लिए जो कि इस संगोष्ठी से और इसके बाहर जो भी आप लोग कम्युनिटी से लोग हैं वो ये देख सकते हैं अपने अपने सेक्टर्स में। सो व्हाट वी नीड इज बेसिकली साइंटिफिक असेसमेंट एंड एनालिटिकल ट्रीटमेंट। जो फेथ बेस्ड लर्निंग्स होती है, जो जैसे गुरुजी के फिलॉसफीज हैं, उनका आज के डेट में रेलेवेंसी है, बट इफ यू कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश सम रिसर्च पेपर बेस्ड ऑन हिज होलीनेस गुरुजी's philosophy, then it will make us more resilient, और इसके तथ्यों के साथ हम उसको और कर सकते हैं। How these contribute to SDGs, मुझे पता है कि SDGs का डायरेक्ट रिलेशन है with Vishnой's philosophy, so that would be interesting to kind of work on. दूसरी बात ये है कि we need a very strong collaboration between universities, research institution and FBOs. FBOs का मतलब होता है faith based organization। और तीसरा है जो मैंने लिखा है कि मे बी वी शुड encourage young people and researchers to write paper and peer reviewed articles on eco theology। जो हम बात करते हैं कि हम इकोलॉजी और रिलीजियस फिलॉसफी उसको कहते हैं इको थियोलॉजी, तो उसके ऊपर हमें जर्नल्स और मैगजीन्स निकालने चाहिए, उस पर पेपर इनकरेज करना चाहिए। दैट इज हाउ इवन इन आवर इंडियन ट्रेडिशन वो वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर एक इम्पैक्ट करेगा, विच हैज स्टिल लॉन्ग वे टू गो। देन जैसे अगेन प्रोफेसर सिंह ने कहा कि सोशल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पे भी हम शोध कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि क्या हम इससे आज कनेक्ट हो रहा है, यंग जनरेशन क्या इस फिलॉसफी से कनेक्ट हो रहा है, क्या ये वैल्यूज को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, या इसमें हम आज के कॉन्टेक्स्ट में कुछ और वैल्यू डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे एनफ रिसोर्सेज हैं। और लास्ट है कि जो इको थियोलॉजिकल प्रैक्टिसेस है वो किसी तरह से यूनिवर्सिटी में, अंडर ग्रेजुएट में, मास्टर्स में ये इंट्रोड्यूस किया जाए इन सर्टेन यूनिवर्सिटीज, जिसके तरफ से ये होगा कि जो हमारी लॉस्ट ट्रेडिशंस है या जो एक दबी हुई नॉलेज है या वो उभर के आएगी, और उस पर हमें काफ़ी माइलेज मिल सकता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो इसी से मैं आपसे इजाजत लूंगा कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस वेबिनार एंड द advisory board, Dr. Upi Vishnoi sir, Dr. R.K. Vishnoi sir, Praveen ji and Ramsub Suraj ji for assisting me on setting up this webinar, and congratulations to every one of you. आप लोग सब environmental stewards हो, so we continue this journey together and thank you so much. बहुत धन्यवाद डॉक्टर पिनाकी दास गुप्ता जी। आपने अपने पीपीटी के माध्यम से, प्रेजेंटेशन, पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से विश्लेषण किया, विभिन्न संदर्भों से हमें अपने आलेख से प्रभावित किया और वर्तमान में पारिस्थितिक
पारिस्थितिकी तंत्र के साथ इनका क्या महत्व है और इनकी क्या स्थिति, इनसे अवगत